अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। आज के टॉपिक में हम कोलिजन्स को डिस्कस करेंगे जो कि फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के साथ बिलॉन्ग करते हैं। इस टॉपिक में हम कुछ फ़ॉर्मूले सीखेंगे और इसी तरह हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे जिनको समझकर हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को फिर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर बॉडीज कम क्लोज इनफ सो दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम with or without the presence of the external force, collision is said to be taking place। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपने देखी कि जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर अपना इंटरेक्शन दिखाई देने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाना शुरू करते हैं, तो इस फिनोमेना को फिर हम कोलिजन कहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हमेशा जहन में रखते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के कोलिजन में टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेंगे। तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी हो सकती है लेकिन मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा हमेशा कंजर्व रहेंगे। आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है कि टोटल एनर्जी अलग कॉन्सेप्ट है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी अलग बात है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, सही है। ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं, वो अलग केस है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। जल्दी से हम टाइप्स ऑफ कोलिजन को देख लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या है? द कोलिजन इन विच बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। इस तरह का कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, उसको आप इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और आपने याद रखना है कि परमानेंट चेंजेस जो होंगी वो इलास्टिक कोलिजन में कभी भी हैपन नहीं होती। सही है, आपने याद रखनी है। यहाँ पर फिर बाद में हमने लिखा हुआ है कि पी यानी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन will be equal to the momentum of the system after collision। सही है। इसी तरह kinetic energy of the system before collision will be equal to the kinetic energy of the system after collision। Inelastic collision क्या होता है? The collision in which linear momentum is conserved but kinetic energy is not conserved is called inelastic collision। ये आपने याद रखना कि लीनियर मोमेंटम ऐसा प्रिंसिपल है जो कि यूनिवर्स के एवरी सिंगल फिनोमेना में ये कंजर्व रहेगा, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। सही है। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करनी कि टोटल टोटल एनर्जी अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। टोटल एनर्जी फिर भी आपके पास कंजर्व रहेगी। सही है, ये आपने याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड into some kind of potential energy, heat and sound। आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन इलास्टिक कोलिजन में इसी वजह से कंजर्व नहीं होती कि आपकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में, या हीट या साउंड में वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सही है। या फिर ये हो सकता है कि वर्क डन प्रोड्यूसेस डेंस एज वेल। ये आपने याद रखना है क्योंकि वर्क डन जो है वो एक मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। सही है। वर्क डन के ज़रिए से आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, और जब डेंट्स प्रोड्यूस होती हैं, परमानेंट चेंजेस होती हैं, उसमें आपके पास वर्क डन होता है और उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी इसी वजह से कंजर्व नहीं होती। इसमें आप एज एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, जब दो व्हीकल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वो आपका इनइलास्टिक कोलिजन होगा। और इस केस में आपके पास जो है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम before collision will be equal to the momentum of the system after collision, but kinetic energy of the system before collision will not be equal to the kinetic energy of the system after collision। Perfectly elastic collision in one dimension or perfectly elastic head-on collision। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेड ऑन कोलिजन क्या है। द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच मोशन ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन occur on the same straight line is called collision in one dimension, or if the colliding objects move along the same straight line before and after collision, the motion is said to be one dimensional or head on collision। सही है। आपके पास अगर बॉडीज जो कोलाइड कर रही हैं वो बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही हो, तो इस तरह के कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन, या हम कहेंगे कि कोलिजन इन वन डायमेंशन हम उसको कहेंगे। सही। अब हेड ऑन कोलिजन जो है वो इलास्टिक भी हो सकती है या इनइलास्टिक भी हो सकती है। सही है। ज़रूरी नहीं है कि हेड ऑन कोलिजन जो है वो सिर्फ इलास्टिक ही हो, दोनों किस्म के हो सकते हैं। इफ़ द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड इन अ हेड ऑन कोलिजन इट इज़ नोन एज परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। सही है। अगर मोमेंटम
और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो किसी हेड ऑन कोलिजन में, तो इसी को हम फिर परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। और चूंकि कोलिजन जो है वो कम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसीलिए हम हेड ऑन कोलिजन्स को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि वो सिंपल टू स्टडी हैं। फिर उनके मुताबिक उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फिर हम इन इलास्टिक कोलिजन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ कैलकुलेशंस हैं, आप देखें, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। लेट एन इंसिडेंट spherical ball of mass m1 moving with velocity u1 approaches a second target spherical ball of mass m2 moving with velocity u2. If collision has to happen, then u1 must be greater than u2. सही है। अगर आपने कोलिजन करवाना है तो जो कि आपका m1 इंसिडेंट बॉल है, वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो टारगेट बॉल यानी m2 की तरफ पहुंचे और कोलिजन हो सके। सही है, बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड है। अब इसके बाद ड्यूरिंग द कोलिजन आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर वो फोर्सेस लगाएंगे जो कि वेक्टर्स के जरिए से आपको दिखाई गई। अब आफ्टर द कोलिजन जो होंगी, जो कि मास m1 है उसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। इसी तरह m2 जो है यानी हमारा जो टारगेट बॉल था उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। इस तरह से कोलिजन के बाद आपकी वैल्यूज चेंज हो गई। सही है, वेलोसिटी की वैल्यूज तब्दील हो गई। चूंकि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन आपके पास हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के प्रिंसिपल्स को हम साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलेंगे। और उन रिजल्ट्स को हम फिलहाल फॉर नाउ स्किप करेंगे, उनके डेरिवेशन को हम नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सिंपली रिजल्ट्स को डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे और उसके ज़रिए से फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में हमारे पास पहला है कि u relative इक्वल्स माइनस v relative, यानी relative velocity of approach इक्वल्स नेगेटिव ऑफ relative velocity of recession। relative velocity आपको पता है कि आप अगर फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप u relative निकालें तो आपके पास होगी u1 माइनस u2। इसी तरह v relative जो होगा वो v1 माइनस v2 होगा। सही है। लेट सपोज आपके पास बिफोर कोलिजन जो है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है वो 80 मीटर पर सेकंड और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है वो 50 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहे हैं, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप फाइंड करें तो आपके पास बन जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन लेट सपोज m1 की जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई और m2 की 70 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब v रिलेटिव अगर फाइंड करें आप v1 माइनस v2 तो माइनस 30 मीटर पर सेकंड बनेगी। इस वजह से हम हमेशा हेड ऑन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में कहते हैं कि u relative will always be equal to negative of v relative। सही है, यानी relative velocity of approach जो होगी वो हमेशा negative of relative velocity of recession के बराबर होगी। और सेकेंड रिजल्ट हम निकालेंगे डिटर्मिनिंग वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो आपके पास m1 और m2 की वेलोसिटीज होंगी उसको आप मैथमेटिकली अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो v1 की वैल्यू होगी m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। अब इस फॉर्मूले में दोनों टर्म्स में आपके पास डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है, ये आपने याद रखना। इसी तरह पहला टर्म u1 और दूसरा टर्म u2 के साथ लिखा गया है। इसके अलावा बाकी एंटिटीज आप याद कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप v2 फाइंड कर रहे हैं तो आप 2m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, आप इस तरह से v2 को भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है। इसी तरह पहला टर्म जो है वो u1 के साथ लिखा गया है और सेकंड टर्म हमारे पास u2 के साथ लिखा गया है। इस तरह से आप बाकी एंटिटीज को भी रिमेंबर कर सकते हैं। अब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या वैल्यूज़ आपको थोड़े से चेंज करके आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। अब इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड हम कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस, स्पेशल केसेस को डील करेंगे जो अगर आपको सामने दिखाई दें तो आप डायरेक्ट उनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला केस हमारे पास है कोलिजन ऑफ इक्वल मास पार्टिकल्स और कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। सही है। आप पुट बोथ मैसेज इक्वल टू m इन द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटीज। जो हमने इक्वेशन ऑफ वेलोसिटीज इससे पहले हमने देख लिए। आप उनमें सिंपली मैथ्स की वैल्यूज़ जो है m1 और m2 को रिप्लेस करें m के साथ। ठीक है। और आप उसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होंगी तो सिंपली आपकी जो वेलोसिटीज़ की वैल्यू है, ठीक है, वो एक्सचेंज हो जाएंगी। यानी v1 जो होगी वो u2 के बराबर होगी, इसी तरह v2 जो होगी वो u1 के बराबर होगी। यूँ आप कह सकते हैं कि जब आइडेंटिकल मास पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो उनकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज जो होंगी उनको आप सिंपली एक्सचेंज कर दें तो आपके पास ये स्पेशल केस बन जाएगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस हमारे पास ये है कि कोलिजन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल विद स्टेशनरी टारगेट पार्टिकल।
ठीक है। यानी आपको बताया गया है कि टारगेट पार्टिकल जो है आपका स्टेशनरी है, यानी आप U2 को आप 0 लेंगे, सही है। तो आप इन जो प्रीवियस हमने इक्वेशंस देखे हैं, U2 को आप 0 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म जो है वो आपका नल हो जाएगा, ठीक है, वो आप 0 कर लेंगे। तो आपके पास V1 की वैल्यू आप लिख लेंगे M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। इसी तरह V2 की वैल्यू आ जाएगी 2M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। कैलकुलेट V1 एंड V2 फॉर द फॉलोइंग केसेस। पहला केस आपके पास है M1 इज मच मच ग्रेटर देन M2 एंड सेकंड केस में M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1। यानी आप पहले वाले केस जो है उसमें आप M1 को या M2 को आप 0 कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि M1 बहुत ही ज़्यादा बड़ा है M2 से, तो आप M2 की वैल्यू को 0 कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह M2 जब मच मच ग्रेटर होगा M1 से, तो आप M1 की वैल्यू को आप 0 कंसिडर कर सकते हैं। और थर्ड केस में अगर M1 M2 के बराबर हो, तो इन तीनों केसेस में आपने वही क्वेश्चंस को यूज़ करके आपने V1 और V2 को आपने फाइंड करना है। और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।